दर्शकों नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह कहा जाता है कि 140 करोड़ भारतीयों का संयुक्त संकल्प है देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाना, और इस सत्य संकल्प की संपूर्ति के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना चलाई जा रही है, जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 29 जून 2020 को किया गया। तो क्या है यह योजना और कैसे आम व्यक्ति इससे लाभ प्राप्त कर सकता है, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं जिला उद्यान अधिकारी वाराणसी सुभाष कुमार जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। और सबसे पहले हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि यह जो योजना है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, यह क्या है? प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच रही है कि कृषकों की आय जो है दोगुनी तिगुनी की जाए जी। उसी क्रम में जो हमारी खेती के साथ साथ सह व्यवसाय किसानों को करने की प्रेरणा दी जाती है, बढ़ावा दिया जाता है, ताकि जो हमारे हार्वेस्टिंग के बाद जो लॉसेज होते हैं या फिर तमाम जो गलत उत्पादन हो जाता है, ज़्यादा उत्पादन हो जाता है, उस समय हम लोग उसको संरक्षित नहीं कर पाते हैं। जी। तो इस योजना के माध्यम से हम जो है फलों को, सब्जियों को, औषधियों को, इन सब को संरक्षित करें। अच्छा। उसके ब्रांडिंग करें, पैकिंग करें और उसको बेचें, वैल्यू एडिशन करके हम इसमें कृषकों की आय को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इंटरप्रेन्योर बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजन करके बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। अच्छा, यानी सर यह जो प्रधानमंत्री जी का लोकल फॉर वोकल की जो योजना है, जो एक विज़न है, उसी की संपूर्ति के लिए इस तरह की योजना लाई गई है। जी। तो सर ये जो कृषि उपजों का खाद्य प्रसंस्करण किया जा रहा है, इसका क्या अर्थ है? कृषि उपज का खाद्य प्रसंस्करण, जैसा कि अभी हमने बताया, जैसे कि यहाँ पे मिर्च की, यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो ODOP है, यहाँ का मिर्च है। मिर्च की खेती यहाँ बड़े पैमाने पे होती है। यहाँ पे मिर्ज़ापुर और वाराणसी के जो जुड़ा हुआ क्षेत्र है, आरा जिला इंदौर में सबसे ज़्यादा मिर्च की खेती, हजारों हेक्टेयर में वहाँ मिर्च की खेती हो रही है। अच्छा। अन्य विकास खंडों में भी मिर्च का अच्छा है, बड़ा गाँव में, पिंडरा में काफ़ी बढ़िया खेती हो रही है। तो ये मिर्च का जो तमाम कुछ निर्यात भी हो रहे हैं, कुछ लोकल मार्केट में कंज्यूम हो रहे हैं। इसके बावजूद जब सीजन आता है तो मिर्च की का रेट जो है काफ़ी कम हो जाता है। जी। तो उस दौरान इस मिर्च को हम लोग संरक्षित करके, इसका पाउडर बना करके, इसको अचार बना करके इसको हम विक्रय कर सकते हैं। तो इसी के तहत हम लोग जैसे इसका उद्योग स्थापित करा रहे हैं और मिर्च पाउडर के यहाँ पे काफ़ी उद्योग स्थापित हुए हैं, चूँकि ODOP प्रोडक्ट ही यहाँ का मिर्च है, तो इस पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा टमाटर के सीजन में टमाटर भी काफ़ी सस्ता हो जाता है, तो टमाटर का जैम, जेली, ये बना सकते हैं। टमाटर जैम जेली, फलों का जैम जेली बनाते हैं। टमाटर का जैसे सॉस बनाते हैं हम लोग, प्यूरी बनाते हैं। फलों के सीजन जैसे आम का हो गया, फिर ये आंवले का हो गया, तो इसका जैसे आंवले का मुरब्बा बना करके, कैंडी बना करके हम लोग बेचते हैं, लड्डू बनाते हैं। तो इस तरह के तमाम उद्योग पहले से यहाँ पे चिरई गाँव क्षेत्र में छोटे पैमाने पे चलते रहे हैं। खाद्य सामग्री है जिसको हम लोग सीजन में जाता है, जिसको हम लोग संरक्षित नहीं कर पाते हैं, लगभग 25 से 30% ये लॉसेज हो जाते हैं। अच्छा। उसको संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए और बेहतर उसका दाम दिलाने के लिए ये योजना काफ़ी फलदायी साबित हो रही है। तो सर जैसा कि आपने बताया कि इस तरह से इसको प्रसंस्कृत किया जाता है, तो इसके लिए प्रशिक्षण किसानों को कैसे और कहाँ मिलता है? इसके प्रशिक्षण के लिए हमारा जो है विभाग उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग है। अच्छा। हमारा जो खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग हमारे यहाँ का है, वहाँ पे प्रशिक्षण इसका दिया जाता है। अच्छा। 3 दिन का भी प्रशिक्षण है, 3 महीने का भी है, 15 दिन का भी है और 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है। ये हमारे वाराणसी जनपद में ही हमारा जो खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग है वहाँ से संचालित होता है। उसके लिए यहाँ पे प्रिंसिपल का पद है और तमाम कर्मचारी हैं जो ये प्रशिक्षण संचालित करते हैं। वहीं पे उसको प्रैक्टिकल भी करके दिखाते हैं ताकि इंटरप्रेन्योर्स को बेहतर प्रशिक्षण मिल सके और उसके बाद वो आप क्षेत्र में जा कर के अच्छा कार्य कर सकें। तो सर यहाँ पर ये सीखने के लिए किसी विशेष प्रकार की कोई डिग्री या कुछ ऐसी आवश्यकता है या कोई भी व्यक्ति जाकर सीख सकता है? कोई भी व्यक्ति सीख सकता है जिसको पढ़ने लिखने का ज्ञान, अच्छा साक्षर हो, ज्ञान हो। यदि साक्षर हैं, जैसे इसमें हमारी PMFME में जो न्यूनतम योग्यता है वो 8वीं पास है। जी। 8वीं पास हो और 18 साल की उम्र का कोई व्यक्ति हो तो ये इस योजना का लाभ ले सकता है। अच्छा। और ये प्रशिक्षण के लिए जैसे डिप्लोमा कोर्स है तो उसके लिए कम से कम इंटर की योग्यता होनी चाहिए। अच्छा। बाकी जो 3 दिवसीय, 5 दिवसीय, 15 दिवसीय, इसके लिए साक्षर व्यक्ति हो तो इसका प्रशिक्षण
वहाँ पे प्रैक्टिकल प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तो सर प्रशिक्षण मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ले लिया, अब उसके बाद वो इस योजना से जुड़ करके कार्य करना चाहता है, तो उसके क्या करना होगा? इस योजना से जुड़ने के लिए उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जो हमारी विभाग की मॉपी की साइट है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का, उस साइट पर जा कर के उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आप अपने मोबाइल से कर सकता है, कहीं भी साइबर सेंटर जो होते हैं वहाँ से करा सकता है, या हमारे कार्यालय में आकर के उसका निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करा सकता है। अच्छा। उसके बाद हमारे विभाग की तरफ से वहाँ पे DRP जनपद में अभी 4 हैं कार्यरत, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन, जो उनको कमीशन के आधार पर उनको कार्ड दिया गया है, तो वो उनकी सहायता करते हैं प्रोजेक्ट बनवाने में। जो भी प्रोजेक्ट है सारे ऑनलाइन आते हैं हमारे यहाँ पोर्टल पे, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है उसको एनालाइज करती है, देखती है, उसकी फिजिबिलिटी रहती है तो उसको सीधे फिर बैंक को रेफर कर देती है। तो सर ये निश्चित कौन करता है? जैसे कोई व्यक्ति आया है, वह बताएगा कि मुझे ये सीखना है, या विभाग ये निश्चित करेगा कि इनको इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा? नहीं, प्रशिक्षण तो जो व्यक्ति आया है वो बताएगा कि मेरी किस चीज़ में विशेषज्ञता है, मैं क्या काम कर सकता हूँ बेहतर तरीके से, उसके आधार पे उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो सर प्रशिक्षण के बाद अब अपना उद्योग शुरू करना चाहे तब विभाग उसको क्या सहायता देगा? विभाग उसको तो पहले तो छोटे स्तर पे हमारे यहाँ यदि छोटी इकाइयाँ स्थापित होती थी तो हमारे NHM जो है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, उसमें 2 लाख रुपए की लागत पर 50% 1 लाख रुपए का अनुदान बहुत पहले से दिया जाता रहा है, लेकिन बहुत छोटी इकाइयों, अति सूक्ष्म इकाइयों के लिए है। अच्छा। लेकिन इसमें जो है कई तरह की इकाइयाँ हैं, उसमें केवल खाद्य प्रसंस्करण, फल संरक्षण से संबंधित था, और इसमें तो खाने से संबंधित हर चीज़ पे इंडस्ट्री स्थापित की जा सकती है, चाहे वह मानवीय खाद्य का हो या फिर पशुओं के चारे का हो। अच्छा। हाँ, मछलियों के चारे का हो, मतलब हर चीज़। इसमें केवल उद्यान की फसल ही नहीं है, उद्यान में जैसे हमारे यहाँ फल, सब्जी, फूल, औषधि आते हैं, इसके अलावा इसमें धान, गेहूँ संबंधित कोई भी उद्योग स्थापित करना चाहे, यदि कोई फ्लोर मिल स्थापित करना चाह रहा हो, दाल मिल स्थापित करना चाह रहा हो, बेकरी का उद्योग है, रेडी टू कुक जैसे कोई मैगी, पास्ता, नूडल्स कुछ भी बनाना चाहता हूँ उसका उद्योग है, गन्ना से संबंधित उद्योग है, मतलब खाने संबंधित कोई भी उद्योग हो सकता हो वो इसके तहत कवर्ड है। और कोई भी इंटरप्रीनर जिसका भी जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट हो वो इंडस्ट्री स्थापित करके, इसी से इसका नाम ही सूक्ष्म खाद्य उद्योग है। खाद्य मतलब कोई भी खाद्य पदार्थ इसमें आ सकता है। तो सर इसके लिए क्या कोई ऋण वगैरह के लिए भी प्रावधान है? जी, इसके लिए ऋण का प्रावधान है। इसमें न्यूनतम जो पार्टिसिपेंट का फार्मर शेयर होता है वो 10% है। अच्छा। जो इंटरप्रीनर है अपना 10% लगाएगा। अच्छा। बाकी 90% इसमें बैंक से लोन हो जाता है। तो सर 10% किसका, मतलब वो कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे? हाँ, प्रोजेक्ट का, जो प्रोजेक्ट ऑनलाइन प्रोजेक्ट बना करके जो हमारे पास सबमिट करेंगे। अच्छा। जो अभी आपने बताया कि हमारे यहाँ 4 लोग हैं जो कि प्रोजेक्ट बनाने में मदद करते हैं। प्रोजेक्ट बनाने में उनकी मदद करेंगे, वो प्रोजेक्ट बनवा के हमारे यहाँ ऑनलाइन उसको सबमिट कराते हैं। जी। जो DRP होते हैं उनको विभाग की तरफ से जैसे कोई भी प्रोजेक्ट वो स्वीकृत कराते हैं तो उनको 20,000 रुपये प्रति प्रोजेक्ट के आधार पे मानदेय के रूप में दिया जाता है DRP को। जी। अच्छा। जब प्रोजेक्ट से पहले स्वीकृत हो जाता है तो 10,000 रुपये दिए जाते हैं, और जब फाइनल उसका सारे सर्टिफिकेट बन जाते हैं, रनिंग में आ जाता है तो फिर 10,000 रुपये उसको दिया जाता है। तो यानी कि वो अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, 10% अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, 90% उनको बैंक से लोन हो जाएगा, और उसमें कैपिटल सब्सिडी जो है वो 35% है। अच्छा जी। यदि कोई 10 लाख का लोन स्वीकृत होता है तो उसमें 3.5 लाख रुपए उसको सब्सिडी के रूप में मिलेंगे। अच्छा। 10% जो है लोन। हाँ, 1 लाख रुपए उसको अपना लगाना है, 9 लाख रुपए उसमें लोन हो जाएगा। तो सर इसका जो लोन होता है उसके इंटरेस्ट पर भी कुछ सब्सिडी मिलती है? इंटरेस्ट पे यदि एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, AIF, यदि उसके साथ उसको डबटेल कर देते हैं तो कैपिटल सब्सिडी तो हमको इससे मिल जाती है PMFME से, और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से हमें इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाती है। अच्छा, यानी कि इंटरेस्ट भी नहीं देना होता? जी, नहीं, इंटरेस्ट देना होता है, सॉफ्ट इंटरेस्ट हो जाता है। अच्छा। हाँ। तो सर इसमें जो ग्रामीण महिलाएं हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं या जुड़ना चाह रही हैं, तो क्या महिलाओं के लिए कोई विशेष व्यवस्था भी है? महिलाओं के इसमें तो इंटरप्रीनर सभी समान है। अच्छा। 8वीं पास हो और 18 साल से ऊपर का हो। महिलाएं यदि जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनके लिए अलग से जैसे 40,000 रुपये प्रति समूह की महिलाओं के लिए इसमें प्राविधान है। 40,000 रुपये उन्हें
दिया जाएगा? हाँ, उन्हें दिया जाएगा समूह के माध्यम से, जो उनका समूह का भी एक समूह बना हुआ है, उसके माध्यम से ब्लॉक में वो कार्यरत रहता है, उसको दिया जाएगा। उसके माध्यम से प्रति समूह की महिला को 40,000 रुपये उसमें दिया जाता है, ताकि वो अपने कार्य को आगे बढ़ाएं और छोटे स्तर पे ही जो भी अपना कार्य करना हो उसको कर सकती है। अच्छा सर, ये तो बात हो गई कि नए लोग इसमें कैसे जुड़ रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति है जो इस योजना के बाहर है और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ा हुआ है, वह चाहता है कि हम इस योजना के अंतर्गत आके अपने व्यापार को और बढ़ाएं, उसके लिए विभाग क्या सहायता देगा? जी, इसमें नई इकाइयों के लिए प्रावधान है, और जो पूर्व से स्थापित इकाइयाँ हैं, छोटी इकाइयाँ हों, उसमें भी इसको कवर्ड किया गया है। यदि पहले से स्थापित इकाइयाँ हैं और अपना एक्सपेंशन कर रही हैं, बढ़ा रही हैं अपने को, या रिनोवेट कर रही हैं, तो उसमें भी जो मशीनरी वगैरह पे जो भी उसमें कॉस्ट आएंगी, उसका भी प्रोजेक्ट बनेगा, उसी तरह से ऑनलाइन सबमिट होगा, और उसमें भी सब्सिडी का प्राविधान है। अच्छा, तो क्या उन्हें भी प्रशिक्षण लेना पड़ेगा? प्रशिक्षण तो जो काम वो कर रहे हैं, यदि और उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, इसके साथ साथ इसमें मार्केटिंग और जो अपना प्रोजेक्ट की ब्रांडिंग होती है, उसमें भी अगर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें भी 50% की सहायता है। अच्छा जी, यानी कि वो जो प्रोडक्ट उनके तैयार होंगे उसका 50% क्या होगा, सरकार परचेज करेगी? नहीं, परचेज नहीं करेगी। यदि उसकी ब्रांडिंग करने में, यदि कोई ब्रांड बढ़िया लोगो बनवाते हैं, अच्छा, या प्रचार कहीं कराते उस पे हैं, जो कॉस्ट तो उसमें जो कॉस्ट आती है प्रोजेक्ट कॉस्ट का, उसमें भी सब्सिडी दी जाती है। अच्छा, तो जो पूर्व से स्थापित इकाइयाँ हैं वो भी इसमें कवर्ड हैं, वो भी अपना एक्सपेंशन इसमें कर सकती हैं, बशर्ते छोटी इकाइयाँ जो 10 जिसमें 10 लोगों से कम लोग लगे हुए हैं जी, वो इकाइयाँ इसमें कवर्ड है। लेकिन प्रशिक्षण उन्हें लेना पड़ेगा? बिना प्रशिक्षण तो लिए होंगे तभी वो पहले से स्थापित किए हुए हैं। यदि उनको और प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी तो हमारे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों पे या कृषि विज्ञान केंद्र पे ये सब प्रशिक्षण सुलभ रूप से उपलब्ध है। अच्छा। और हम लोग उनको प्रशिक्षण ऐसे भी है साल में हम लोग कराते रहते हैं। सर, जैसा आपने बताया कि जो महिला उद्यमी हैं जो कि अपना स्वयं सहायता समूह बनाई हुई हैं, उनके लिए 40,000 रुपये का विशेष प्रावधान है। उसी तरह से कुछ सहकारी समितियां भी हैं जो कि गांवों में सक्रिय रूप से कार्य करती हैं, तो क्या सहकारी समितियों के लिए कुछ विशेष प्रावधान है इसके अंतर्गत? सहकारी समितियों के लिए कोई भी समूह FPO है, उसके लिए इसमें विशेष प्रावधान ये है कि उनके लिए कॉस्ट की लिमिट नहीं है। जैसे इसमें अधिक 10 लाख रुपए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत वर्तमान में अभी अधिकतम 10 लाख रुपए अनुदान है। अच्छा, अधिकतम 10 लाख रुपए, 35% प्रोजेक्ट कॉस्ट का 35%, अधिकतम 10 लाख। लेकिन यदि समूह के माध्यम से जब आते हैं, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है और या फिर FPO है, इस तरह के यदि कोई समूह के रूप में आता हो, तो कोई वेयर हाउस बना रहा हो, कोई कोल्ड स्टोरेज बना रहा हो, कोई कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर बना रहा हो, अच्छा, हाँ, कोई कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना रहा हो, तो उसमें कॉस्ट की कोई लिमिट नहीं है और उसमें अधिकतम अनुदान जो है 3 करोड़ तक। अच्छा जी, तो मतलब लागत का 35%, अधिकतम 3 करोड़। ये उसमें कॉस्ट की लिमिट नहीं है। अच्छा, सहकारी समितियों के लिए? सहकारी समितियों के लिए, FPO के लिए, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उस भी अभी लगभग 300 किसानों का समूह बन रहा है। अच्छा जी, उसमें भी यदि कोई सामूहिक रूप से कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें 35% सब्सिडी है, कॉस्ट अधिकतम 3 करोड़। अच्छा, तो सर इसके अंतर्गत जैसे कि सहकारी समितियां बहुत सारी ऐसी भी होती हैं जो कि उसमें कई सारी स्वयं सहायता समूह जुड़े होते हैं, समिति बनाया उसमें उन्होंने जोड़ दिया, तब की स्थिति की क्या है? जैसे कि वो उनको सहकारी सहायता जो मिलेगी वो सहकारी समूह के माध्यम से मिलेगी या स्वयं सहायता समूह के माध्यम से? स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, जैसे हमने आपको बताया, व्यक्तिगत रूप से यदि समूह को, महिलाओं को चाहिए तो 40,000 रुपये है, और ये समूह के रूप में कंबाइंड कार्य करने के लिए, जैसे कोई वेयर हाउस, कोई बड़ी पैमाने पे खेती हो रही है, वेयर हाउस की आवश्यकता हो, या संरक्षित करने के लिए कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता हो, या कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर जहाँ पे सारे लोग मिल करके अपना कार्य करें, फिर उसको समूह के नाम से, FPO के नाम से, कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से बेचें, तो वहाँ पे पूरे समूह को वो दिया जाएगा, जो उसके MD होंगे, जो उसमें कोषाध्यक्ष होंगे, उनके माध्यम से उसका खाता संचालित होगा। अच्छा। जब लाभ होगा तो सभी लोगों को सामूहिक रूप से उसमें वितरण होगा। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए यह एक बहुत ही उत्तम योजना चलाई जा रही है, जिसका लाभ बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, और आज इस विषय पर हमें जानकारी बहुत अच्छे ढंग से सर के द्वारा दी गई। तो सर, आज यहाँ आने के लिए और हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।